दोस्तों, आईएएस ऑफिसर समाज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में सभी सरकारी तंत्र की शक्तियों का केंद्र आईएएस ऑफिसर ही होता है। जानने योग्य बात यह भी है कि शहर के पुलिस अधीक्षक भी आईएएसडीएम के अधीन काम करते हैं। आईएएस ऑफिसर के पास असीमित शक्तियां होती है, जिसके कारण इस पद की गरिमा और जिम्मेदारियां तथा प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए भी सिविल सेवा परीक्षा को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सिर्फ प्रतिभावान अभ्यर्थी का ही सिलेक्शन हो सके। सिविल सेवा परीक्षा में लगभग 8 से 10 लाख में से 1000 का ही सिलेक्शन हो पाता है और साधारण ग्रेजुएट से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट भी इस परीक्षा में भाग लेते हैं। इसलिए इस परीक्षा में चयन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन एग्जाम में से माना जाता है। दोस्तों, हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक बार आईएएस बनने के लिए अवश्य ही सोचता है। इस पद से जुड़े सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि सभी लोग आईएएस बनना चाहते हैं। इस सर्विस की शक्ति एक नीली बत्ती की गाड़ी या हुंटर तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि हर एक व्यक्ति को प्रभावित तथा बदलने की क्षमता भी रखती है। यह भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों में से एक है, जो हर व्यक्ति के जीवन को सही तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, आईएएस एक सर्विस मात्र न होकर इससे कहीं ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है। आईएएस ऑफिसर सभी स्तरों पर हो रहे प्रयासों को एक सूत्र में पिरोकर सभी के प्रयासों को एक सही दिशा प्रदान करता है। वह जिले में एक लीडर की तरह कार्य करता है तथा सभी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। चाहे शहर हो या जिले हो या राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, हर डिपार्टमेंट के शीर्ष पदों पर आईएएस अधिकारी ही होते हैं। इसलिए भी ये सर्विस सभी को मनपसंद सर्विस होती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं फॉर्म भरने से लेकर आईएएस बनने तक की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। फर्स्ट, प्राइमरी एग्जाम्स, सेकंड, मेंस एग्जाम, थर्ड, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। दोस्तों, हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी माह में सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन प्रकाशित करता है, जिसमें आईएएस के साथ साथ लगभग 24 सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। भारत में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस तथा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी की सर्विस सेंट्रल सिविल सर्विस में आती हैं। इनमें से शीर्ष पर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। दोस्तों, आईएएस परीक्षा में हर साल लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, लेकिन केवल 1000 अभ्यर्थियों का ही चयन होता है इस परीक्षा में। इसका अर्थ यह है कि इस परीक्षा में पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहता है और यदि सीटें कम हुई तो पासिंग परसेंटेज इस परीक्षा में और भी कम हो जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस विज्ञापन में लगभग 1000 सीटें जारी की जाती है विज्ञापन में, तथा अंतिम मेरिट के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का उनके क्रम अनुसार सर्विस प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस परीक्षा में भारतीय नागरिकों के साथ साथ तिब्बत के रिफ्यूजी, नेपाल तथा भूटान के नागरिक भी शामिल हो सकते हैं, परंतु आईएएस तथा आईपीएस में भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में भारतीय मूल के लोग जो अलग अलग देशों में हैं, वह भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फाइनल वर्ष अपीयरिंग वाले छात्र भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि ग्रेजुएशन में किसी भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं होती है। किसी भी विषय के ग्रेजुएट इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 21 साल की न्यूनतम आयु का होना अनिवार्य है।
अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए श्रेणी के लिए 32 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 35 वर्ष और SC व ST के लिए 37 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। विकलांग श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा छूट दी जाती है आयु में। दोस्तों, आयु की गणना विज्ञापन जिस वर्ष दी जाती है उसी वर्ष के दिनांक 1 अगस्त से की जाती है इस परीक्षा के लिए। दोस्तों, जो अभ्यर्थी पिछली किसी भी परीक्षा में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IFOS इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो चुके हैं, वह अभ्यर्थी इस परीक्षा के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि भरने होते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेंटर भी अंकित करना होता है फॉर्म में। यह परीक्षा देश के 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित की जाती है। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिलता है, जिसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। दोस्तों, खास बात यह है कि अभ्यर्थी को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का ऑप्शनल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी फॉर्म भरते समय बताना होता है। नोटिफिकेशन में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की सूची में से किसी एक का चुनाव करना होता है तथा फॉर्म में अंकित करना होता है। फॉर्म भरते समय आपको अपना परीक्षा का माध्यम भी बताना होता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपनी पसंद की सर्विस को क्रम अनुसार बताना होता है। इसे सर्विस परफॉर्मेंस भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी पसंद के राज्यों की सूची भी क्रमबद्ध रूप से देनी होती है कि आप कहां सर्विस करना पसंद करेंगे। इसके लिए आपसे फॉर्म भरते समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। दोस्तों, इस परीक्षा की फीस सामान्य वर्ग के लोगों को और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मेल के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए लगती है। महिला उम्मीदवार की कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगती। SC ST OBC उम्मीदवार की फॉर्म फीस नहीं लगती। दोस्तों, इस परीक्षा में हर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। अटेम्प्ट का मतलब है कि किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा में कितनी बार शामिल हो सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 6 अटेम्प्ट निर्धारित हैं। अन्य और पिछला वर्ग के लिए 9 अटेम्प्ट और SC ST के लिए कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट टिल 37 ईयर ऑफ एज। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने को अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता। प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी एक पेपर में सम्मिलित होने को अटेम्प्ट मान लिया जाता है। दोस्तों, UPSC इस परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करता है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा तथा दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के 2 भाग होते हैं। पहला मुख्य लिखित परीक्षा तथा दूसरा इंटरव्यू चरण। पहले चरण को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं तथा इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। यह परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थी की संख्या कम करने के लिए है। इसके लिए क्वालिफाइड मात्र है। मुख्य परीक्षा के दोनों भागों में अर्जित मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी के सारे एरिया कवर होते हैं। ये सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स आदि होते हैं। जबकि सेकंड पेपर यानी एप्टीट्यूड में SSC बैंकिंग एग्जाम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक, न्यूमरेसी आदि होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का पहला पड़ाव सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे जून माह में संपूर्ण भारत के 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था UPSC द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। परीक्षा के लिए लगभग 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तथा लगभग 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में सिलेक्शन के चांसेस कम होने के कारण तथा पेपर में स्टैंडर्ड के कारण इसे बहुत कठिन परीक्षा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला समान अध्ययन का है
जो कि समान अध्ययन विषयों से जुड़ा होता है, तथा दूसरा समान अध्ययन 2 पेपर होता है जो एप्टीट्यूड से जुड़ा है तथा सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तथा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों, पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं तथा 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का होता है। इसी तरह दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन होते तथा 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका अर्थ यह है कि एक क्वेश्चन गलत होने पर सही क्वेश्चन पर मिलने वाले मार्क का 1/3 मार्क काटे जाते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, तभी आप सिविल सेवा मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य होंगे। दोस्तों, IAS प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जुलाई माह के अंत तक घोषित कर दिया जाता है। 50 डे आफ्टर पर एग्जाम रिजल्ट अनाउंसड, तथा जो भी अभ्यर्थी इसको पास कर लेते हैं उन्हें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके लिए लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है। इसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। दोस्तों, IAS इंटरव्यू में इसका बहुत महत्व होता है। मुख्य परीक्षा लिखित में विज्ञापित सीटों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है। इस परीक्षा में सभी पेपर सब्जेक्टिव होते तथा सभी की समय सीमा 3 घंटे होती है। दोस्तों अब बात करते हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में। दोस्तों, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 2 तरह के पेपर होते हैं। एक तो वे पेपर जो सभी के लिए समान यानी कॉमन होते हैं, और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। अभ्यर्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हैं तथा उसी के पेपर देते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल मार्क्स 1750 होता है। इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 7 सब्जेक्ट पेपर में से मेरिट बनाई जाती है। इंग्लिश तथा सामान्य भाषा का पेपर केवल पास करना होता है तथा इसके मार्क नहीं जुड़ते हैं। खास बात यह है कि जो मध्यम अपने फॉर्म पर अंकित किया हो उसी मध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मध्यम चुने हैं तो हिंदी से पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश मध्यम चुने हैं तो आप इंग्लिश से पेपर दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरे मध्यम से परीक्षा देने पर आंसर चेक नहीं किया जाता, ऐसा निर्देश प्रत्येक पेपर पर लिखा होता है। दोस्तों, इंग्लिश तथा भारतीय भाषा के पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 25% अंक लाने होते हैं। भारतीय भाषा को कंपलसरी पेपर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। ये दोनों पेपर 300 मार्क के होते हैं, शेष सभी पेपर 250 मार्क के होते हैं। दोस्तों IAS सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल मार्क 1750 होता है। समान अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, एक इंग्लिश का तथा एक भाषा का पेपर भी होता है। 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी होते हैं। ये सारे पेपर वीकेंड में होते हैं, इसलिए यह परीक्षा 2 हफ्ते तक चलती है। पेपर होने के बाद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नवंबर महीने में आता है। दोस्तों